अगर बेस्ट सास बहू का अवार्ड किसी को दिया जाता उस छोटे से गांव में, तो गांव वालों ने शारदा और अनामिका को ये देने का निर्णय लिया था। दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, सासू माँ शारदा और बहू अनामिका का। हमेशा की तरह उस दिन भी अनामिका अपने पति रमेश का इंतजार कर रही थी, जो उस दिन रात के 8 बज गए थे फिर भी घर नहीं लौटे थे। शारदा बाहर आके देखती है कि बहू बहुत चिंतित है, इसीलिए वो उससे पूछती है, बहू, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम्हें देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शारदा के ऐसे पूछते ही अनामिका रोने लगती है और जाके अपने सासू माँ से लिपट जाती है। शारदा अनामिका को देखकर समझ जाती है कि बहू को किस बात की चिंता है और ऐसी कौन सी बात है जो वो छुपा रही है। फिर भी शारदा उसके मुंह से सुनना चाहती थी। वो उसे कई बार समझाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका ठीक होती है। अनामिका, क्या हो गया है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम खोई खोई रहती हो, बहुत दुखी रहती हो। क्या हो गया है, बताओ। आपके बिना मैं और किसे बताऊंगी? आजकल आप अपने बेटे के हाव भाव देख रहे हैं। जब देखो कान में फोन लगा के वो हड़बड़ा के चला जाता है, देर से घर लौटता है। 1 हफ्ता हो गया है उसको मुझसे ठीक से बात किए हुए। हफ्ते वाली बात अगर आप छोड़ भी दे, क्या आपने अपने बेटे से पूछा है वो किससे इतनी बातें करते हैं? कई दफे पूछा है, कहता है मैं बॉस से बात कर रहा हूँ। कौन बॉस सासू माँ? मेल बॉस या फीमेल बॉस? क्या कह रही हो अनामिका? बॉस मतलब पुरुष ही होगा ना। आपका बेटा जहाँ काम करता है वहाँ लेडी बॉस है और वो दिन भर लेडी बॉस से ही बात करते रहते हैं। आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि वो 1 हफ्ते से आपसे बात नहीं की है, लेकिन यहाँ तो वो बेडरूम में भी घंटों बस अपने बॉस से ही बातें कर रहे हैं। मुझे कैसा लगेगा बताइए? ऐसा कह के अनामिका रोने लगती है। फिर तुम इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया अनामिका? मैं भी एक बार उससे ये बात पूछ कर देखती। मैं नहीं चाहती थी कि आपके और आपके बेटे में लड़ाई हो जाए, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा। तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैंने भी कुछ नहीं सुना। मुझे जैसे पूछना है मैं उससे पूछ लूंगी, तुम बीच में मत कुछ कहना, ठीक है ना? उनके ऐसे कहने पर अनामिका चुप हो गई और फिर कुछ नहीं बोली। उस दिन रात के जब 9 बज रहे थे, रमेश कार में बैठ के लौटता है। उसके साथ उसकी लेडी बॉस मंजू भी थी। कार से उतर के वो हैंडशेक भी करते हैं। देखो रमेश, कल सुबह हमारी फ्लाइट है, देर किए बिना 8 बजे तैयार रहना। मैं गाड़ी लेकर आऊंगी, हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है मंजू, इस तरह से कहता है। फिर मंजू अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। रमेश को देखकर सास और बहू दोनों ही हॉल में आके बैठ जाती है। जैसे ही रमेश हॉल में आता है, उसकी माँ शारदा उससे सवाल करती है। देखो माँ, तुम और तुम्हारी बहू यही सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो मेरी बॉस है और मैं उसके नीचे मैनेजर हूँ। वो जो काम मुझसे करने को कहेगी मुझे वो करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं। हम सड़क पे आ जाएंगे, समझी ना? वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ फ्लाइट के बारे में कहा। हाँ, कल वो और मैं ऑफिस के काम से वियतनाम जा रहे हैं। कब लौटना है पता नहीं मुझे। तुम्हारे लौटने का कोई उद्देश्य नहीं है। रमेश फिर बिना कुछ कहे अपने बेडरूम में चला जाता है। सासू माँ शारदा भी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका जब बेडरूम में जाती है तो देखती है रमेश बेड पे सो रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह मंजू की गाड़ी रमेश के घर पे आती है। रमेश अपनी माँ और पत्नी को कहता है और मंजू के कार में बैठ के चला जाता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन रमेश अपनी पत्नी और माँ को फोन लगा के बात करता है। माँ और पत्नी को तकलीफ ना हो इसलिए रमेश समय समय पे पैसा भेजा करता था। तभी अचानक से एक दिन शारदा को लकवा मार देता है। शारदा सैयाग्रस्त हो जाती है। अनामिका शारदा का बहुत ख्याल रखती है, हमेशा उन्हीं के साथ रहती है। रमेश ये जानने के बावजूद कि माँ को पैरालिसिस अटैक हुआ है, रमेश माँ को फोन करना भूल जाता है। वहाँ रमेश अपनी प्रेमिका बॉस मंजू के साथ मजे से जीवन बिता रहा था। बिना पकड़े गए आनंदमय जीवन था उसका। एक दिन जब अंधेरा हो चुका था, अनामिका टैबलेट और पानी का एक ग्लास लाके सासू माँ शारदा जो बिस्तर पे लेटी हुई थी उसे देती है। सासू माँ, ये टैबलेट और ये पानी ले लीजिए। बहू ने जब इस तरह से कहा तो बिस्तर में लेटी सासू माँ शारदा दवाई ले लेती है और पानी भी पी लेती है। बहू, बेटा आया क्या? नहीं माँ जी।
कम से कम फोन तो किया होगा वो। नहीं माँ जी, हो सकता है आपको अपने बेटे के बारे में पूछकर अच्छा लग रहा हो, पर उन्होंने फोन नहीं किया, वो नहीं आके ऐसा कहकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहू, मेरे मरने के बाद वो आएगा क्या यहाँ? सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर सास और बहू दोनों रोने लगती है। थोड़ी देर बाद अनामिका खुद को संभालती है, फिर वो सासू माँ को अच्छे से समझाती है। माँ जी, उन्होंने एक बार बताया था कि पिताजी की मौत सांप काटने से किस तरह से हुई थी। उन्होंने बताया था आपने कितनी परिश्रम की थी, किस तरह से उन्हें पढ़ाया लिखाया। वो आपका देखभाल करना चाहते थे, लेकिन आप अगर इस तरह बीमार रही तो वो वहीं पे रह जाएंगे, कभी लौट के नहीं आएंगे। इस तरह सासू माँ को वो समझाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। रमेश की तरफ से ना कोई खबर थी, ना कोई फोन कॉल था, पर वो पैसे भेज दिया करता था। एक दिन अनामिका सासू माँ के पास आती है, उनके लिए दवाई और पानी लेके। शारदा बिना हिले डुले गहरी नींद में सो रही थी। हिलाने के बावजूद जब शारदा नहीं हिलती तो अनामिका को एहसास होता है कि शारदा अब चल बसी है। ये बात वो रमेश को बताना चाहती थी, इसीलिए वो रमेश के ऑफिस में जाती है। वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है। वो बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस है, पर रमेश नाम का वो किसी को नहीं जानता है। कई साल पहले इस नाम का एक आदमी था। ये सुनकर रोते रोते अनामिका घर लौट आती है। सासू माँ के शव के आगे बैठ के वो बहुत रोती है। हे ईश्वर, आप कैसे परीक्षा ले रहे हैं? अब मैं अपने पति को कैसे बताऊं कि उनकी माँ चल बसी? मैं उन्हें कहाँ जाके ढूंढूं? जब वो ऐसा सोच ही रही थी, लैंडलाइन का फोन बज उठता है। अनामिका को लगता है कि उसके जान में जान लौट आती है। अपने आंसू पोंछकर वो भागते हुए लैंडलाइन फोन के पास पहुंचती है। वो जल्दी से फोन उठाती है, पर दूसरे तरफ से रॉन्ग नंबर कहकर किसी ने फोन रख दिया। सरपंच जी के साथ अनामिका मिलके शारदा का अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करती है। लकड़ी के चिता में शारदा को लेटा के आग लगाने से पहले अनामिका अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, सासू माँ, मैंने कई दफे कोशिश की, पर आपके बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमारे रिश्ते के खातिर आज मैं आपका अग्निदाह कर रही हूँ। इस तरह कहकर अनामिका शारदा के चिता पर आग लगा देती है। शारदा के चिता को जलते देख अनामिका अपने आंखों में आंसू भर के घर लौट जाती है। सास और बहू के रूप में शारदा और अनामिका बहुत प्रसिद्ध थी। बस अपने पतियों के साथ रहने के लिए वो सब कुछ बांध के पहुंच गई मणिपुर नाम के एक गांव में। किसी के चेहरे में जान नहीं थी, सबका चेहरा बस चिंतित देख के नजर आ रहा था। सभी के आंखों से चुपचाप आंसू बहे जा रहे थे। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना सारा सामान पेड़ के नीचे रख दिया। फिर शारदा और अनामिका बैठ गई। तभी प्रसाद और रमेश अपने आंसू पोंछते हुए, शारदा, तुम और बहू यही रहो, मैं और बेटा गांव जाके घर का बंदोबस्त करते हैं रहने के लिए। ठीक है, आप अपने बारे में किसी को मत बताइएगा, सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी नहीं, फिर हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। पता है शारदा, तुम भी किसी को इस बारे में मत बताना, ठीक है ना? जैसे ही आप लोगों को घर मिलता है जल्दी वापस आइए, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ठीक है शारदा, हम जाकर जल्दी घर ढूंढ के आते हैं, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। इतना कहकर प्रसाद और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। शारदा और बहू अनामिका उदास चेहरा लेकर वहीं पे बैठी रहती है। उनके आंखों से बस चुपचाप आंसू बहे जा रहे थे। मुझे माफ कर देना बहू, तुमने कितनी बार कहा पर मैंने नहीं सुना। जो हो गया सो हो गया माँ जी, उसके बारे में क्यों बात करना? ये सब सोच के बस हमें दुख ही होगा माँ जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा खुद का खून मेरा भाई बहू ऐसा करेंगे। मुझे उन पर जरा भी शक नहीं हुआ। अगर थोड़ा भी शक होता तो गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देती। मैंने अपने भाई के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो हमारे संपत्ति के लिए आए थे और उन्होंने सारा संपत्ति लिखवा लिया। आज उनकी वजह से हम सड़कों पर हैं। जब सास बहू ऐसे बातें कर ही रही थी, तभी पिता और पुत्र प्रसाद और रमेश उदास होके वहाँ लौट आता है। उन्हें देखते ही सास बहू अपना आंसू पोंछ लेती है। क्या हुआ, कुछ मिला? एक छोटा सा पुराना मिट्टी का घर मिला शारदा, किराया कम है लेकिन गांव से बहुत दूर है, आसपास में बात करने वाला भी कोई नहीं।
हाँ माँ, पूरा गांव एक जगह और हम एक जगह। चलिए सासू माँ, वही सड़क पे खड़े खड़े हम और कितनी देर इंतजार करेंगे? लोग हमें अजीब से देख रहे हैं। घर बसाने के बाद हम दूसरा अच्छा घर ढूंढ लेंगे। 2 दिन पहले ही हम कितने अमीर थे, कितने बड़े मकान में रहते थे। इतनी बुरी स्थिति होगी ये सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। शारदा, अब वो सब भूल जाओ। अब हम गरीब हैं, अमीर नहीं रहे। मेरे भाई ने विश्वासघात किया, इसकी चिंता नहीं है, पर मेरी वजह से तुम लोग आज ऐसे हालत में हो, इसकी चिंता है। सासू माँ, समस्याएं और आंसू रिश्तेदारों की तरह होते हैं, जो हमेशा मिलने आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन रिश्ते और बंधन सांस की तरह होती है, हमारे साथ रहती है और साथ ही जाएगी। आप पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है माँ जी। इस तरह से वो एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, फिर अपना सामान लेके उस मिट्टी के घर में रहने के लिए चले जाते हैं। सारा सामान के साथ वो वहीं पे रहने लगते हैं। प्रसाद और रमेश मजदूरी का काम करने लगे। शारदा और अनामिका काम की तलाश करने लगी। तभी उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपने मिट्टी के खिलौने को ठीक से बेच नहीं पा रही थी। ये दोनों उनके पास गई और कहने लगी कि हम आपके खिलौने बेच देंगे। खिलौने की गाड़ी लेके वो खिलौने बेचने लगी। खिलौने हैं खिलौने, आइए बाबू आइए। इस तरह से वो कहने लगती है। ये सुनकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। सासू माँ, हम मछली नहीं बेच रहे हैं, हम खिलौने बेचने आए हैं। आप देखिए मैं कैसे खिलौने बेचती हूँ। इतना कहकर अनामिका कहने लगी, खिलौने ले लो खिलौने, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने। इस तरह से वो बेचने लगी। उनकी आवाज सुन के 2-3 छोटे छोटे बच्चे आए, अपने खिलौने लेकर वहाँ से चले गए। शाम तक सासू माँ शारदा और अनामिका ने सारे खिलौने बेच दिए। फिर पैसे लेके बुजुर्ग महिला के पास गई और उनके हाथ पैसे सौंप दिए। उन्होंने कुछ पैसे भी दिए। फिर दोनों ने सौदा कर लिया कि अब से वो उनके खिलौने बेचा करेगी। पैसे लेके ये दोनों घर लौट आए। उधर बाप बेटा भी कुछ पैसे कमा के ले आए। फिर सभी ने जितने पैसे कमाए थे एक जगह इकट्ठा किया और घर के सारे जरूरतमंद चीजें खरीद ले आए। इस तरह 2 दिन निकल जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। उस दिन किसी के पास कोई काम नहीं था, सभी लोग घर पे थे। तभी शारदा के दिमाग में भाई का धोखा देने वाली बात आई। आप इतनी अच्छी इंसान हैं, इसीलिए जबरदस्ती परेशान करके आपकी सारी जायदाद लिखवा ली। एक न एक दिन उनका ये पाप का घड़ा जरूर भरेगा, आज नहीं तो जरूर। पर ये सब बातें फिर से करके क्या फायदा, बताइए। हाँ बहू, अगर उसने मांग लिया होता तो मैं हिस्सा भी देती और साथ ही साथ उसे सम्मान भी देती। मामा के पास सोचने के लिए तो दिमाग नहीं है और ये सब सोच के तकलीफ पाने की भी जरूरत नहीं। तुमने सही कहा। जब इस तरह से बातें चली रही थी तो पुराना घर होने के कारण और बारिश होने की वजह से जोरों से आवाज करते हुए छत नीचे आके गिरा। सभी लोग एक ही बार में गिरते हुए छत को देखा। इस दौरान वहाँ मिट्टी और लकड़ी के साथ साथ उन्हें एक छोटा पुराना घड़ा भी मिला। अरे बेटा रमेश, ध्यान से जाकर वो घड़ा जरा ले आना। ठीक है माँ। इतना कह के रमेश वहाँ जाता है और वो पुराना घड़ा अपनी माँ को लाके देता है। लगता है ये काफी पुराना बर्तन है, इसे बहू के खाना पकाने की जगह रख दो, किसी न किसी चीज के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। उनके बातों के अनुसार अनामिका ने वैसा ही किया। वो दिन निकल गया। अगले दिन जब वो मजदूरी पे जाने वाले थे, अनामिका जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। गलती से उसका हाथ फिसल गया और पहले दिन मिला हुआ उस पुराने बर्तन में कुछ तेल गिर गया। पर अनामिका ने गौर नहीं किया, वो खाना पकाने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद वो बर्तन तेल से पूरा भर गया। अनामिका को समझ में नहीं आया, वो तेल पूरा डाल ली। थोड़ी देर बाद फिर से उस बर्तन में तेल आ गया। अनामिका ने सभी को इस बारे में कहा। सभी ये सुनकर बहुत खुश हुए। किराने का सामान का दाम आसमान छू रहे हैं, वो भी सबसे ज्यादा तेल। अगर हम इस तेल को कम दाम में बेचे तो कुछ पैसे भी कमाएंगे और गरीबी भी दूर होगी। आपने सही तरकीब बताई सासू माँ, यही करेंगे। उस दिन से सास बहू मिलके खाना पकाने के तेल को कम दाम में बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से वो पैसे भी कमाए और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करना भी शुरू कर दिया। इस तरह उस अक्षय पात्र ने अनामिका और उसके परिवार के सारे दुख दर्द को खत्म कर दिया।